नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज बात होगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की। खेल और व्यापार समाचार पर डालेंगे नजर, लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चीन समेत 5 देशों से आने वालों के लिए कोविड जांच अनिवार्य, स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्यों को निर्देश। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर। अमृतकाल में सामाजिक परिवर्तन का आधार बनेगी नई शिक्षा नीति। स्वामी नारायण गुरुकुल संस्थान के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, गुरुकुल पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा का संगम। कश्मीर घाटी समेत समूचा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का अनुमान। उत्तर भारत में धुंध और कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें। और रोमांचक स्थिति में भारत बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच। टीम इंडिया को जीत के लिए 100 रन की जरूरत। शीर्ष क्रम के 4 बल्लेबाज लौटे पवेलियन। इसके साथ ही दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां। रोशनी से नहाए चर्च। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च पहुंची राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ने दी बधाई। और आई खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यह कहा है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों में कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए उनकी आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन देशों के किसी भी यात्री में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने या जांच में उनके संक्रमण की पुष्टि होने पर उन्हें पृथक रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इन देशों से आने वाले यात्रियों को एक फॉर्म भरकर अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी देनी होगी। प्रधानमंत्री ने चीन और अन्य देशों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए लापरवाही के प्रति आगाह करते हुए कड़ी निगरानी का आह्वान किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन संयंत्रों, वेंटिलेटर, रसद और मानव संसाधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही बुनियादी ढांचे की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए 27 दिसंबर को सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मॉक ड्रिल करने की सलाह दी गई है। चीन में जिस तरह से कोविड महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट को तुरंत ही एयर सुविधा के माध्यम से सभी पैसेंजर को ट्रैक किया जाएगा। पैसेंजर पहले से ही आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करके ही आएंगे। इंडिया में आने के बाद भी उसका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा और कोई पॉजिटिव पाया जाएगा या तो बुखार पाई जाएगी तो उसको देश में ही क्वारंटाइन करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है। और इसी बीच दिल्ली और हैदराबाद हवाई अड्डे पर आ रही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की यात्रियों की कोरोना वायरस की रैंडम जांच शुरू हो गई है। अधिकारियों ने देश में संक्रमण के संभावित प्रसार को रोकने की कोशिशों के तहत ये कदम उठाया है। हवाई अड्डों पर प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में आ रहे 2% यात्रियों को चुनकर उनकी कोविड-19 जांच की जाएगी। हवाई अड्डा प्राधिकारियों ने जांच के दौरान सभी से कर्मचारियों का सहयोग करने का अनुरोध किया है। कुछ देशों में कोविड के मामलों में अचानक से तेजी आई है और इस वृद्धि होने के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किसी भी संभावित चुनौती से निपटने के लिए अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा उपयोग वाला तरल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आह्वान किया है, आगाह किया है। इसे लेकर साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र पूरी तरह से चालू रखा जाए, उनकी नियमित जांच की जाए और नियमित मॉक ड्रिल की जाए।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इन चिकित्सा सुविधाओं का संचालन, स्थिति में रहना, उनकी देखरेख की जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि देश में संक्रमण के मामले जो हैं उनकी संख्या फिलहाल कम है। महामारी से निपटने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण संसाधन है, खासतौर पर महामारी के दौरान, और मरीजों की जान बचाने के लिए निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति की जरूरत है। नई शिक्षा नीति, जी हां, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर बात करें तो इसके जरिए देश में पहली बार एक दूरदर्शी और भविष्योन्मुखी शिक्षा प्रणाली तैयार की जा रही है। राजकोट में श्री स्वामीनारायण गुरुकुल के 75वें अमृत महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल के योगदान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुकुल भारतीय पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा का संगम रहे हैं। इन्होंने भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया लैंगिक समानता के बारे में जानती भी नहीं थी, तब भारत में गार्गी, मैत्रेयी और आत्रेयी जैसी महिला विचारक मौजूद थीं। इस गुरुकुल के मूल में भगवान स्वामीनारायण की प्रेरणा रही है। प्रवर्तनीया सद्विद्या भुवि यत् सुकृतम महत्, अर्थात सत विद्या का प्रसार संसार का सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यही तो ज्ञान और शिक्षा के प्रति भारत का वो शाश्वत समर्पण है जिसने हमारी सभ्यता की नींव रखी है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली में दाखिल हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में ये यात्रा सुबह बदरपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुई। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी कुछ दूरी तक इस यात्रा में शामिल हुई। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के अलावा बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव और डीएमके नेता टी सुमिथी ने भी राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई यात्रा अब तक 9 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से गुजर चुकी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में भारतीय वन सेवा के 221 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि वन सेवा के अधिकारियों के रूप में आप सब मानवता की सेवा के लिए प्रकृति की सेवा का काम करेंगे। उपराष्ट्रपति ने भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रकृति का दूत बताते हुए कहा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, इसलिए उन्होंने इन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सभी को मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करने की जरूरत बताई। You are ambassadors of nature and आपका रोल बहुत बड़े गवर्नेंस में भी है। Your service has been relevant, but relevance of this service in these contemporary times is at peak. Go to any part of the world, take note of any country, take the activities of United Nations, and you will find focusing on climate change. उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारतीय वन सेवा के अधिकारी के रूप में आप सभी के पास जनजातीय समुदायों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर होगा। My dear officials, you will be dealing with tribes. You will be dealing with tribal culture. You will be required to be very sensitive. You will get first-hand experience of habitations in the forest. You will be exposed to sublimity of culture, pristine culture, its authenticity. As human beings, you will get a godly opportunity to serve that category.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुणे में MIT विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से नेतृत्व, लोकतंत्र, सुशासन और शांति विषय पर संवाद किया। पुणे में महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र हमारी जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग रहा है। डेमोक्रेसी हमारे DNA में है, इसलिए हमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। हमारे यहाँ सभा, समिति, गण और परिषद का विचार बहुत पहले से है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम हमारे दर्शन, हमारी सांस्कृतिक विचारधारा का सशक्त पक्ष रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और समाज को दिशा देने और उसे गति देने की जिम्मेदारी युवाओं पर होती है। युवा देश और समाज का स्तंभ होता है। किसी भी देश, समाज या व्यवस्था की वास्तविक ऊर्जा उसकी युवा शक्ति ही होती है। जब कभी भी बड़ा परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन का वाहक हमेशा नौजवान रहा। चाहे सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे राजनीति परिवर्तन हो, चाहे विज्ञान का परिवर्तन हो, चाहे टेक्नोलॉजी का परिवर्तन हो, आध्यात्मिक, योग, विज्ञान, जब भी नया परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन का वाहक हमेशा नौजवान रहा। और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो आने वाली पीढ़ी जिस कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम से, अपनी बौद्धिक क्षमता से भारत के नवनिर्माण में योगदान दे रही है, जिसके कारण हमें गर्व होता है। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रिसमस से एक दिन पहले नई दिल्ली में सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल का दौरा किया। राष्ट्रपति ने मानवता की प्रगति और कल्याण के लिए प्रार्थना की। उन्होंने समारोह में भाग लिया और बच्चों के साथ समय बिताया। सुप्रीम कोर्ट ने आगामी जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति आधारित जनगणना के निर्देश की मांग वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के पास से चीन निर्मित एक पिस्टल, एक मैगजीन और कुछ कारतूस, एक चीनी ग्रेनेड और डेटोनेटर जब्त किए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में अमेरिका के राजदूत रहे भारतवंशी वकील राजदूत रिचर्ड वर्मा को उप विदेश मंत्री के रूप में नामित करने की घोषणा की। आयकर विभाग ने एक परामर्श जारी करते हुए कहा कि अगले साल मार्च तक आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को कथित आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया। विशेष सीबीआई अदालत ने उनको 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। केरल में पहली बार महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ने स्नातक और परास्नातक की 18 साल और इससे अधिक उम्र की छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया है, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में 13 दिनों तक श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। क्रिसमस की छुट्टियों और नए साल के दौरान भक्तों की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए ये फैसला किया गया। फिजी के प्रधानमंत्री के रूप में सितवेनी राबुका ने शपथ ग्रहण की। उन्होंने लगभग 2 दशक पहले भी फिजी का प्रधानमंत्री पद संभाला था। साइबेरियाई शहर केमेरोवो में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे एक निजी आश्रय स्थल में आग लगने से 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए। और आइए इसी के साथ यहां पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए संसद टीवी।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब आगे बढ़ेंगे, डालेंगे नजर राज्यों से जुड़ी सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को अपनी स्वीकृति दे दी है, जिसमें गैर कानूनी धर्मांतरण को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने के लिए अधिकतम 10 साल की कारावास की सजा का प्रावधान है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने धेमाजी जिले में 1220 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में शिक्षक भर्ती की सामान्य ज्ञान परीक्षा को एहतियातन निरस्त करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वो मेहनतकश युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की तरह ही यहां भी हिंदू सेना के दावे पर ईदगाह का अमीन सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। जम्मू कश्मीर में दिवंगत अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के श्रीनगर के बरजुल्ला स्थित घर को श्रीनगर के डीएम के आदेश पर राज्य जांच एजेंसी ने सील कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में एक ईंट भट्ठे में विस्फोट में लोगों की मौत पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की। विस्फोट में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। और अब बात मौसम की। कश्मीर में कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही है और घाटी के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 5.4 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से 6.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि काजीगुंड में तापमान 0 से 4.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 26 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में ज्यादातर शुष्क मौसम रहने का अनुमान जताया है। 26 से 30 दिसंबर के बीच आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। साथ ही ऊंचे स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना है। और देश के उत्तरी भागों में पिछले कुछ दिनों में घना कोहरा छाया हुआ है और शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में मौसम की सबसे ठंडी सुबह थी आज। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और बिहार में कोहरा कम होने का अनुमान लगाया गया है। देश के उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान के 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पंजाब के कई हिस्सों और हरियाणा के कुछ भागों में दिन में ठंड या बहुत अधिक ठंड रहने का अनुमान है। उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अगले 2 दिन तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा में रात या सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। अमेरिका में ठंड का मौसम लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा साबित हो रहा है। दरअसल यहां बर्फबारी के बीच हाल ही में आए तूफान के चलते लगभग पूरे देश में भीषण सर्दी के हालात बन गए। 20 करोड़ से ज्यादा लोग भीषण शीतलहर की चपेट में हैं। देश के कई हिस्सों में हिमपात के साथ बर्फीली हवाएं चल रही हैं। लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। बर्फीले तूफान की वजह से लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। मौजूदा समय में अमेरिका की करीब 60% जनता इस ठंड में किसी न किसी मौसमी चेतावनी को मानने के लिए मजबूर है। एयरलाइन कंपनियों ने 4,400 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं। वेस्ट जेट ने टोरंटो के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। सिएटल टेकोमा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित कुछ हवाई अड्डों ने रनवे बंद कर दिया है। हवाई अड्डों पर हजारों लोग फंसे हुए हैं। और खेल की खबर,
भारत ने 145 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन शुरू में ही शीर्ष क्रम के 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए, जिससे ये मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच गया। भारत ने दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार को यहां बांग्लादेश को दूसरी पारी में 231 रन पर आउट कर 145 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्टंप तक 4 विकेट पर 45 रन बना लिए। भारत को जीत के लिए अब भी 100 रन की दरकार है और उसके 6 विकेट बाकी हैं। स्टंप तक अक्षर पटेल 26 और जयदेव उनादकर 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहली पारी में 227 रन बनाने वाली बांग्लादेश दूसरी पारी में 231 रन पर सिमट गई। लिटन दास ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए। भारत के लिए अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिए। और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु फोर्ब्स लिस्ट में सबसे अधिक कमाई करने वाली टॉप 25 महिला खिलाड़ी बन गई हैं। पीवी सिंधु विश्व में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली महिला खिलाड़ियों की फोर्ब्स की सूची में शीर्ष 25 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। सिंधु इस सूची में 12वें स्थान पर हैं। जापान के टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका इस सूची में शीर्ष पर है। पीवी सिंधु की इस साल की कमाई $7.1 मिलियन यानी कि 58.6 करोड़ रुपए है। इन्होंने ऑन फील्ड 82 लाख रुपए की कमाई की है, जबकि ऑफ फील्ड से 57.8 करोड़ रुपए कमाए हैं। पीवी सिंधु ने इस वर्ष की शुरुआत में बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में सिंगल्स में स्वर्ण और डबल्स में रजत पदक जीतकर $70 लाख की कमाई की। क्रिसमस को लेकर चर्च सज चुके हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। दुनिया भर के गिरजाघरों को विशेष तौर पर सजाया गया है। पेड़ पौधों पर आकर्षक लाइटिंग की गई है। गिरजाघरों में झालर फूल लगाए गए हैं। गिरजाघरों के परिसर में क्रिसमस ट्री लगाई गई है। शनिवार मध्यरात्रि को गिरजाघरों में मध्यरात्रि प्रार्थना होगी और 25 दिसंबर की सुबह फिर से गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना होगी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि वो सभी देशवासियों, विशेषकर ईसाई भाइयों और बहनों को क्रिसमस के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हैं। तो दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां हैं। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं क्रिसमस की कुछ शानदार तस्वीरों के साथ, और इसी के साथ संसद टीवी की ओर से भी आपको क्रिसमस की बधाई। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत, नमस्कार।